Hello everyone, this is Kalik and the topic for today is the Earth in the solar system. So we'll be discussing today that what all things are there in the solar system. हम बात करेंगे कि कौन कौन से प्लैनेट्स हमारे सोलर सिस्टम में हैं, क्या प्रोसीजर है, सन के अराउंड कैसे सब रिवॉल्व करते हैं और क्या होते हैं एस्टेरॉइड्स और मीटियोरॉइड्स क्या होते हैं. सो हम इस सब के बारे में डिस्कस करेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. कभी हम रात में आसमान को देखेंगे तो हमें दिखेगा कि कितनी ज़्यादा बॉडीज़ वहाँ पे हैं जो शाइन कर रही हैं या शाइन नहीं कर रही हैं. देयर आर लॉट्स ऑफ बॉडीज़ ओवर देयर. तो वो सारी जितनी भी बॉडीज़ हैं, बीट सन और मून, वो सब क्या है, सेलेस्टियल बॉडीज़. और उन सेलेस्टियल बॉडीज़ में आता है एक मून. अब मून हमें डिफरेंट शेप्स में दिखता है. कभी वो आधा होता है, कभी वो फुल मून होता है. तो जो बेसिकली जो फुल मून नाइट होती है उसे हम बोलते हैं पूर्णिमा. और एग्जैक्टली उसके 14 डेज बाद जब वो बिल्कुल कम दिखता है या नहीं दिखता है, वो होती है न्यू मून डे, क्योंकि उसके नेक्स्ट डे से नया मून बनना स्टार्ट हो जाता है. उस नाइट को बोलते हैं अमावस्या. अब कुछ ऐसी सेलेस्टियल बॉडीज़ होती हैं जिनकी अपनी हीट होती है और कुछ ऐसी बॉडीज़ होती हैं जिनकी अपनी हीट नहीं होती है. तो जो जिनकी हीट होती है उनमें से एक है सन. सो सन इज़ बेसिकली अ स्टार. और ऐसे कई ज़्यादा स्टार्स हैं जो बने हैं गैसेस से. और वो मतलब उनमें से जो सबसे क्लोजेस्ट स्टार है जो अर्थ के, दैट इज़ सन. इसलिए जो उसकी हीट है वो हम फील कर सकते हैं यहाँ तक. लेकिन कुछ ऐसे स्टार्स हैं जो बहुत दूर है हमसे, इसलिए हम उनकी हीट जो है वो नहीं फील कर सकते हैं. अब ऐसा नहीं है कि सन हमारे बहुत क्लोज है. सन इज़ लाइक 151 मिलियन किलोमीटर्स फ्रॉम अस. मतलब वो अराउंड 15 करोड़ किलोमीटर हमसे दूर है. तो आप सोच सकते हैं कि बाकी स्टार्स जो है हमसे कितना दूर है. अराउंड ऐसा कहा जाता है कि अराउंड 200 बिलियन स्टार्स हैं पूरे हमारे यूनिवर्स में. या शायद ये भी गलत है, किसी को एग्जैक्ट पता ही नहीं है. तो सोच सकते हो आप कि कितना बड़ा ये यूनिवर्स है और उसमें उसके एक पार्ट है हम, जो अर्थ के अंदर हमारा प्लेनेट है अर्थ और उसके अंदर हम रह रहे हैं. अब हमने कई बार नोटिस किया होगा कि जब हम आसमान में देखते हैं तो स्टार्स के कुछ पैटर्न्स बने होते हैं. तो उन पैटर्न्स को हम बोलते हैं कॉन्स्टलेशंस. मतलब वो डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स हैं. शायद वो एग्जैक्ट ऐसा नहीं दिखते हैं, लेकिन हमारी एक एजम्पशन है कि शायद वो एक लाइक बियर की तरह दिख रहा है. तो एक कॉन्स्टलेशन है जिसका नाम हमने रखा है बिग बियर और उसे हम बोलते हैं उर्सा मेजर. आई विल शो यू दैट इन द इमेज. सो या दिस वाज बिग बियर कॉन्स्टलेशन. क्योंकि इसमें एक बियर की शेप में स्टार्स ने एक पैटर्न बनाया है जो एक बियर की शेप में दिख रहे हैं. तो ये इसे बोलते हैं बिग बियर कॉन्स्टलेशन. और इसी का एक पार्ट जो है, जो मैं कर्सर से आपको दिखा रहा हूँ, ये एक स्पून की शेप में दिख रहा है. इसे बोलते हैं सप्तऋषि. तो बेसिकली सप्तऋषि जो है वो 7 स्टार्स का पैटर्न है. और ऐसा कहा जाता है कि एंशिएंट टाइम में हम सप्तऋषि की मदद से डायरेक्शंस का पता लगाते थे. वो कैसे होता था, आप देख सकते हो. जैसे ये लड़की है और वो जो पॉइंटर स्टार्स हैं, जो सप्तऋषि पैटर्न के ये पहले 2 स्टार्स हैं, इसकी एक स्ट्रेट लाइन में एक आपको स्टार दिखेगा जो काफ़ी शाइन करता है मतलब. और उससे बोलते हैं नॉर्थ स्टार एंड ऑल्सो इट इज़ कॉल्ड पोल स्टार. अब हम बात करेंगे प्लैनेट्स की. तो जो प्लैनेट्स वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड प्लैनेटाई से डिराइव हुआ है. और प्लैनेटाई का मतलब होता है वॉन्डरर्स. वॉन्डरर्स मतलब जो मूव करे. तो अर्थ जो है, जब बाकी प्लैनेट्स जो हैं वो सन के अराउंड मूव करते हैं, इसलिए उसका नाम वॉन्डरर से बना है प्लैनेट्स. अब प्लैनेट्स जो है वो ऐसी सेलेस्टियल बॉडीज़ है जिनकी अपनी हीट नहीं है. उन्हें हीट जो मिलती है वो स्टार से मिलती है. जो स्टार हमसे हमारे नियरेस्ट है, दैट इज सन. तो हमें वो ऐसे प्लैनेट्स, ऐसे सेलेस्टियल बॉडीज़ है जिनकी हीट जो है उन्हें सन से मिलती है. अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्ट में कुछ बताया जिसे हम बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन पिक होते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आते हैं और कभी कभी नॉर्मल एग्जाम्स में भी आ जाते हैं. तो इसमें लिखा कि जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस हैव रिंग्स अराउंड देम. दीज आर बेल्ट्स ऑफ स्मॉल डेब्री. इसमें इस वर्ड डेब्री में एस साइलेंट है और इसका मतलब होता है रिमेन्स ऑफ लाइक बॉडीज़ जो पहले एग्जिस्ट करती थी लेकिन आज के टाइम में एग्जिस्ट नहीं कर रही. उनके रिमेन्स जो है उनसे बेल्ट बनी है और वो इन 3 प्लैनेट्स के अराउंड है. तो ये 3 प्लैनेट्स हमारे सोलर सिस्टम में जिनके अराउंड वो बेल्ट है, जो हम टेलीस्कोप की वजह से देख सकते हैं इवन फ्रॉम अर्थ. और अगर हम सोलर सिस्टम की बात करें तो सोलर सिस्टम में सन आता है, 8 प्लैनेट्स आते हैं, सब सैटेलाइट्स आते हैं और जितनी भी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं अलग इनके अलावा वो सब आती हैं. और इनके जैसे हैं एस्टेरॉइड्स एंड मेटेरॉइड्स. सो एस्टेरॉइड और मीटेरॉइड्स और इन प्लैनेट्स, इन सब की वजह से हमारा क्या बनता है, एक सोलर सिस्टम. तो जो वर्ड है सोलर वो कहाँ से ड्राइव होता है, तो बेसिकली सोल इन रोमन मिथोलॉजी इज़ द सन गॉड. जो सन गॉड को सोल हम बोलते हैं रोमन मिथोलॉजी में. और सोलर का मतलब होता है एनीथिंग दैट इज़ रिलेटेड टू द सन.
अब एज यू ऑल नो दैट सन इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम, और सन के अराउंड क्या है, सारे के सारे प्लैनेट्स। सन बहुत ज़्यादा गर्म है, और जो क्या करता है, सन प्रोवाइड करता है ऐसी फोर्स जिसकी वजह से जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। और जो सन है वो अर्थ से, जैसे मैंने आपको पहले बताया, इट इज़ अराउंड 150 मिलियन किलोमीटर्स अवे फ्रॉम अर्थ, मतलब 15 करोड़ किलोमीटर है सन अर्थ से इतना दूर। अब यहाँ पे वर्ड ओरिजिन में बताया कि ज्योग्राफी जो वर्ड है, जियोग्राफी, इसका मतलब क्या है। तो जियो इज एनीथिंग दैट इज रिलेटेड टू अर्थ, एंड ग्राफी मीन्स कि किसी के बारे में कुछ लिखना। जियो मीन्स अर्थ एंड ग्राफी मीन्स लिखना, तो ऐसे ज्योग्राफी का मतलब बना है ज्योग्राफी वर्ड। वैसे ही जियो प्लस लॉजी मीन्स अर्थ के बारे में स्टडी करना, लॉजी इज स्टडी, एंड मैट्री इज मेजरमेंट, एंड ओइड इज समथिंग दैट इज रिजेंबलिंग अर्थ, मतलब कोई अर्थ की शेप का है तो उसे बोलेंगे जियोइड, राइट। अब अर्थ के अलावा जो बाकी प्लैनेट्स हैं, दे आर मर्करी, वीनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून। और अगर इनको याद करने के लिए अगर आपको कोई ट्रिक अगर चाहिए तो दैट इज़ गिवन बाय एनसीईआरटी, विच इज़ माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। तो MVEMJSU और N से आप याद कर सकते हैं कि कौन कौन से प्लैनेट्स हैं, तो इस ट्रिक से आपको याद रहेगा। जो भी लोग होते हैं जो सेलेस्टियल बॉडीज़ को के बारे में स्टडी करते हैं, उनकी मूवमेंट को स्टडी करते हैं, दे ऑल आर कॉल्ड एस्ट्रोनॉमर्स। तो ऐसे एस्ट्रोनॉमर जो इंडियन थे, ही वॉज आर्यभट्टा, जिन्होंने बताया था कि जो मून एंड द प्लैनेट्स हैं वो शाइन करते हैं सन की वजह से, कि जो सन की लाइट उनके ऊपर पड़ के जो रिफ्लेक्ट होती है, इसकी वजह से जो अर्थ है इसको लाइट मिलती है, और इसी की वजह से मून जो है वो शाइन करता है। मून की कोई अपनी लाइट नहीं है। अब हम सबको पता है कि अर्थ जो है उसे हम ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, यहाँ पे ऐसी फेवरेबल कंडीशंस हैं जिसकी वजह से यहाँ पे लाइफ का एग्जिस्टेंस है। यहाँ पे हमें वाटर भी मिल जाएगा, यहाँ पे हमें ऑक्सीजन भी मिल जाएगी, जो भी बेसिक नेसेसिटी होती है, जो भी रिक्वायरमेंट होती है एक ह्यूमन की, वो यहाँ पे सब कुछ है। इसलिए जो अर्थ है यहाँ पे, इसे हम बोलते हैं ब्लू प्लैनेट, यहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। ब्लू प्लैनेट कहा जाने का एक और रीज़न है कि यहाँ पे जो वाटर है उसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। जो अर्थ का 2/3 एरिया है दैट कंसिस्ट ऑफ वाटर ओनली। अगर हम सन से जो अर्थ पे लाइट आती है उसकी स्पीड की बात करें तो दैट इज़ 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। इतनी स्पीड में जो लाइट है वो ट्रेवल करती है सन से अर्थ में। स्टिल उसको 8 मिनट लगते हैं। क्यों? क्योंकि अर्थ जो है वो है 15 करोड़ किलोमीटर दूर सन से, इसलिए उसको इतनी स्पीड से लाइट आने के बावजूद उसको 8 मिनट लगते हैं अर्थ तक पहुंचने में। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको याद रखना है। और इसके अलावा यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्ट में बताया कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग वाज द फर्स्ट पर्सन टू स्टेप ऑन द सरफेस ऑफ मून ऑन 20 जुलाई 1969। तो 1969 20 जुलाई में नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले इंसान बने जिन्होंने मून के ऊपर अपना कदम रखा। अब एक सैटेलाइट की बात करें तो सैटेलाइट एक ऐसी सेलेस्टियल बॉडीज हैं जो प्लैनेट के अराउंड मूव करती है, जैसे प्लैनेट सन के अराउंड मूव करते हैं। तो अर्थ का जो एक ऐसा सैटेलाइट जो नेचुरली एग्जिस्ट करता है वो है मून। तो मून का जो डायमीटर है वो अर्थ से 1/4 है सिर्फ, और जो मून है वो सिर्फ अर्थ से 3,84,000 किलोमीटर दूर है। अब हमने कभी एक चीज़ नोटिस की होगी कि हम जब भी मून को देखते हैं तो उसका फेस जो है वो सिमिलर दिखता है हमेशा। जब मर्जी देख लो उसका फेस जो है वो सिमिलर दिखता है, हमें उसका बैक साइड नहीं दिखता है कभी भी मून का। क्यों? तो उसके पीछे जो रीज़न है वो ये है कि जो मून है वो अर्थ के अराउंड जो रिवॉल्व करने में 27 डेज लगाता है, और इतना ही टाइम वो लगाता है अपने एक्सिस में एक राउंड लेने का, एग्जैक्ट 27 डेज। इसलिए वो विद रिस्पेक्ट टू अर्थ एक सेम पोजीशन में रहता है, हमें ऐसा दिखता है। अब अगर हम मून की बात करें तो वहाँ पे फेवरेबल कंडीशंस रहने लायक नहीं है। दो इट हैज़ माउंटेन्स, प्लेन्स एंड डिप्रेशंस, मतलब उसमें चट्टानें भी हैं, फिर गहराई भी हैं, और वहाँ पे प्लेन्स भी हैं। लेकिन वहाँ पे स्टिल वहाँ पे मतलब ऐसी कंडीशंस नहीं है कि वहाँ पे ह्यूमन एग्जिस्टेंस हो। और हम इन जो माउंटेन्स और प्लेन्स और डिप्रेशंस की वजह से वहाँ पे शेडोज़ क्रिएट होती हैं, जिससे इसमें मून के ऊपर डार्कनेस आती है। तो वो हमें डार्कनेस जो है वो हमें अर्थ से भी दिखती है जब हम मून को देखते हैं। तो अगर हम ह्यूमन मेड सैटेलाइट की बात करें तो बेसिकली ये एक आर्टिफिशियल बॉडी है जो साइंटिस्ट बनाते हैं, और जिसको हम अर्थ से लॉन्च करते हैं। उसके बाद वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करती हैं, जिसकी वजह से हम अलग अलग इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो बीट द कम्युनिकेशन जो है वो भी इसी की वजह से होता है। और अब रिसेंटली हमने देखा था कि एक 18 ईयर ओल्ड लड़के ने एक छोटा सा 64 ग्राम का सबसे छोटा वर्ल्ड का सैटेलाइट बनाया था, जिसका नाम उन्होंने रखा कलाम सैट। सो हम उसके बारे में देखेंगे कि क्या नाम था उस लड़के का।
So yeah, this guy was Rifat Sharook, an 18-year-old student from Chennai, तमिलनाडु, जिसने वर्ल्ड का सबसे स्मॉलेस्ट एंड लाइटेस्ट सैटेलाइट बनाया जिसका नाम था कलाम सेट। उन्होंने उसका नाम एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पे रखा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। सो अब हम बात करेंगे एस्ट्रॉइड्स की। सो अर्थ मतलब सन के अराउंड देयर आर न्यूमरस बॉडीज़ जो रिवॉल्व करती हैं, जो सन के अराउंड मूव करती हैं। उनमें से ये हैं कुछ एस्ट्रॉइड्स। सो बेसिकली जो इनकी बेल्ट है जो हमें मिलेगी आपको सबसे ज़्यादा मार्स और जुपिटर के बीच में एक बेल्ट पूरी की पूरी एग्जिस्ट करती है। और साइंटिस्ट ने ऐसा पता लगाया कि जो एस्ट्रॉइड्स हैं वो प्लैनेट्स के पार्ट हैं जो कुछ साल पहले एक्सप्लोर कर गए थे, और उनका जो रिमेन्स है उनसे ये एक बेल्ट बन गई है जो बेल्ट पूरी की पूरी सन के अराउंड रिवॉल्व करती है। वैसे ही मीटेओरॉइड्स भी ऐसे स्मॉल पीसीज हैं रॉक्स के जो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, और ये कभी कभी ऐसा भी होता है कि अर्थ के इतनी पास आते हैं कि अर्थ के अंदर ही आ जाते हैं, अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर आ जाते हैं। लेकिन वहाँ पे बाहर जैसे जैसे मतलब मीडियम चेंज होता है तो फ्रिक्शन की वजह से वो बर्न हो जाते हैं, और अर्थ के अंदर मतलब ज़मीन तक पहुँचते पहुँचते वो जल के बिल्कुल बर्न होके तो ख़त्म हो जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि इतनी फ्रिक्शन से पास होने के बाद, इतने मीडियम से पास होने के बाद, इतना डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद भी वो इतने बर्न नहीं हो पाते हैं कि वो टोटली ख़त्म हो जाए। तो ऐसे में वो पूरे अर्थ के ऊपर गिर जाते हैं और वहाँ पे एक हॉलो क्रिएट कर देते हैं। अब हम बात करेंगे मिल्की वे की, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में आकाशगंगा। तो एंशियंट टाइम में हमारे यहाँ पे इंडियंस ने ऐसा देखा कि आसमान के ऊपर एक बहुत बड़ा क्लस्टर है स्टार्स का, जो एक रिवर की तरह दिख रहा है। उनकी इतनी मतलब इतने क्लोजली पैक्ड हैं स्टार्स कि वो एक रिवर की तरह दिख रहे हैं वाइट कलर की। तो उसका उन्होंने नाम दिया आकाशगंगा। तो आकाशगंगा क्या, बेसिकली वहाँ पे मिलियंस ऑफ स्टार्स हैं और उनको वो बाइंड होके एक साथ वो ऐसा पैटर्न बनाते हैं कि वो एक रिवर दिखे। So a galaxy क्या? A galaxy is a huge system of billions of stars and clouds of dust and gases. There are millions of galaxies that make the universe. कि इतने ज़्यादा बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं, फिर क्लाउड्स ऑफ डस्ट है और गैसेस है जिससे एक गैलेक्सी बनती है, और ऐसी बहुत मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हमारे यूनिवर्स में है। तो हम इस एक डायग्राम की वजह से देख सकते हैं कि एक यूनिवर्स है, उसके अंदर मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज है, और गैलेक्सी के अंदर सोलर सिस्टम है, और सोलर सिस्टम के अंदर अर्थ है, और अर्थ के अंदर हम लोग हैं। कि इतना इतना बड़ा हमारा यूनिवर्स है। सो आई गेस अब हमारा सारा चैप्टर ये ख़त्म हो चुका है। इसमें एक ये डायग्राम दिखाई है जिसमें डिस्टेंस बताया है सन का बाकी प्लैनेट से, फिर उसमें ये बताया कि एक प्लैनेट के पास कितने मून्स हैं, ये बताया कि वो अपने एक्सिस में घूमने में कितना टाइम लगाते हैं और अर्थ के अराउंड सन के अराउंड घूमने में कितना टाइम लगाते हैं, सन के सबसे नियरेस्ट कौन सा प्लैनेट है, अर्थ के सबसे नियरेस्ट कौन सा है। तो ये सब हम इस डायग्राम की वजह से देख सकते हैं, और हम इसमें याद रख सकते हैं कि कितना टाइम किस प्लैनेट को रोटेट होने में लग रहा है अपने एक्सिस पे और अर्थ के अराउंड। इसमें हम बात करते हैं प्लूटो की। तो प्लूटो 2006 से पहले तक हमारे यहाँ पे एनसीईआरटी की बुक्स में भी आता था, और वो एक प्लैनेट माना जाता था। लेकिन कुछ ऐसी रीजंस है जिसकी वजह से उसको एक ड्वार्फ प्लैनेट घोषित कर दिया। कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जो एक सेलेस्टियल बॉडीज़ को माननी पड़ती है तभी वो एक प्लैनेट कहलाता है। तो उन कंडीशंस के तहत वो जो प्लूटो था उसको हमने एक प्लैनेट नहीं माना। दो वो इस सिलेबस का पार्ट नहीं है, हमारे इस सब्जेक्ट का मतलब 6th क्लास एनसीईआरटी में नहीं है, बट मैं आपको स्टिल एक ओवरव्यू दे दूंगा कि अगर आपको एक सेलेस्टियल बॉडी को एक प्लैनेट मानना है तो उसके लिए तो वो 3 कंडीशंस है जिसकी वजह से एक जो प्लैनेट है उसको हम एक सेलेस्टियल बॉडी को एक प्लैनेट मानते हैं। दे आर कि उसका एक तो वो सन के अराउंड रिवॉल्व करना चाहिए, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन कि उसका इतना वेट होना चाहिए कि उसकी अपनी ग्रेविटेशन उसको एक स्फेरिकल शेप दे दे, और थर्ड है कि उसका जो जितना भी उसका मतलब एक ऑर्बिट है, मतलब जिस पाथ के ऊपर वो ट्रैवल करता है उस पाथ पे उसके जैसा कोई और प्लैनेट नहीं, कोई और बॉडी सेलेस्टियल बॉडी नहीं आनी चाहिए। तो अगर वो 3 कंडीशन से मैच करता है तो उसे एक हम प्लैनेट का कहते हैं। तो प्लूटो के केस में ऐसा नहीं था। प्लूटो जो था वो इंटरसेक्ट कर रहा था नेपट्यून के पाथ को, और नेपट्यून का साइज जो था उससे बड़ा था, इसलिए जो प्लूटो था उसको हमने एक ड्वार्फ प्लैनेट घोषित कर दिया। That's it. So that was all about this chapter. Hope you like this video, and if you want to see more such videos you can subscribe my channel, and thank you so much.